शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस फैमिली को खबर तक नहीं थी कि आगे इनके साथ इतना खौफनाक वाक़या होने वाला है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी सिचुएशन मेरी या आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें। अगर ये वीडियो सिर्फ किसी एक इंसान को भी सही वक्त पर फैसला लेने में मदद कर दे तो हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। 1996 में 21 साल की कैटी फ्लेमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगन से फ्रेंच स्टडी कर रही थी। उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स समर वेकेशन में उसे इनवाइट करते हैं और एक साथ कैंपिंग ट्रिप पर चलते हैं। इस ग्रुप में कुछ नए नए दोस्त भी होते हैं जिन्हें कैटी पहले से नहीं जानती थी। इनकी डेस्टिनेशन सायरिया नेवादा माउंटेन्स रेंजेस कैलिफोर्निया होती है। लेकिन जैसे ही कैटी इस कैंपिंग ट्रिप पर जाती है, उसकी नजर खूबसूरत नेचर पर कम और एक लड़के पर ज्यादा पड़ती है। ये लड़का 25 साल का जेम्स किम होता है। जेम्स भी उन्हीं लोगों में से एक होता है जिनसे कैटी पहले कभी नहीं मिली थी। ट्रिप पर गए बाकी लोग बाद में बताते हैं कि जैसे ही जेम्स और कैटी मिले, दोनों को तुरंत एक दूसरे से प्यार हो गया। पूरी ट्रिप के दौरान वो लगभग हमेशा साथ ही रहे। ट्रिप के बाद जेम्स सिर्फ कैटी के साथ रहने के लिए सिटर से ओरियन शिफ्ट हो जाता है। जब कैटी ग्रेजुएट हो जाती है, दोनों लास वेगास में शादी कर लेते हैं और फिर सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाते हैं। जेम्स शुरू से ही टेक्नोलॉजी का दीवाना होता है। उसे बहुत शौक होता है कि वो टेक कंपनी में काम करे और उसका ये शौक पूरा भी हो जाता है। उसे एक टेक कंपनी हायर कर लेती है जहां उसका काम होता है न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई करना और एवरेज कस्टमर्स के लिए रिव्यूज निकालना। मतलब बेसिकली जेम्स को टॉय के साथ खेलने के पैसे मिल रहे थे और उसे अपनी जॉब बहुत पसंद थी। इस कपल ने सैन फ्रांसिस्को में 2 बॉटिकी स्टोर्स भी खोले होते हैं जिनको फुल टाइम कैटी मैनेज करती थी। 2006 तक किम फैमिली फाइनेंशियली काफी सक्सेसफुल हो चुकी होती है और फैमिली का साइज भी अब बढ़ चुका होता है। उनकी 4 साल की बेटी पिनीलोप होती है और एक 7 महीने की बेबी सबाइन होती है। जेम्स और कैटी दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जेम्स इतना ज्यादा इन्वॉल्व फादर होता है कि लोग कहते थे अगर उसकी बेटियां रूम में होती थी तो उसे ठीक से बात करना भी मुश्किल होता था, क्योंकि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और उनके पास जाकर खेलने लगता था। मौका मिलता तो जेम्स अपनी बेटियों को ऑफिस भी ले जाता था, चाहे कंपनी में ये अलाउड है या नहीं। फ्राइडे 17 नवंबर को जेम्स, कैटी और दोनों बच्चियां अपने स्टेशन वैगन में बैठकर नॉर्थ सैडल की तरफ निकलते हैं। उनका प्लान जेम्स के आंट और अंकल के साथ थैंक्स गिविंग डिनर सेलिब्रेट करने का होता है। साथ ही जेम्स और कैटी ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद सैन फ्रांसिस्को छोड़कर सीटल शिफ्ट हो जाए, इसीलिए ये ट्रिप उनके लिए एरिया एक्सप्लोर करने का भी मौका होता है। लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव करने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं और अगले कुछ दिनों फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर फ्राइडे 24 नवंबर को थैंक्स गिविंग के नेक्स्ट डे वो अपना सामान वापस गाड़ी में रखते हैं और सुबह सुबह गुड बाय कह कर निकल पड़ते हैं। डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को जाने की बजाय जो पूरा दिन ले लेता, वो डिसाइड करते हैं कि पोर्टलैंड ओरिगन में एक स्टॉप करेंगे जहां कैटी की एक फ्रेंड रहती थी। वहां लंच करते हैं, फिर रात होटल में रुकते हैं। नेक्स्ट डे प्लान होता है डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को जाना, लेकिन कैटी सजेस्ट करती है कि दिन यहीं स्पेंड करते हैं, शाम को निकलेंगे और बीच में कहीं स्टे कर लेंगे ताकि कंटिन्यूअस ड्राइव लॉन्ग ना करनी पड़े। जेम्स को भी ये आइडिया पसंद आता है और दोनों एग्री कर जाते हैं। मैप देखते वक्त उन्हें एक फैमिली फ्रेंडली लॉज मिलता है जो बिल्कुल बीच में पड़ता था। इस लॉज का नाम होता है टूटोटुन लॉज, जो ओरिजिन कोस्ट पर गोल्ड बीच के पास होता है। कैटी कॉल करके लॉज बुक कर लेती है। शाम को पोर्टलैंड से निकलकर वो लॉज की तरफ ड्राइव शुरू कर देते हैं। रात के लगभग 8 बजे जेम्स को भूख लगती है और वो सेंटर ओरिजिन में डेनी रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। वहाँ से खाना खाकर 9 बजे फिर से रोड पर आ जाते हैं। लॉज तक लगभग 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव बाकी होती है। कुछ घंटे बाद जेम्स रियलाइज करता है कि उनका टर्न मिस हो गया। मैप देखने पर पता चलता है कि वापस जाने से काफी एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो एक अल्टरनेट रूट चूज करते हैं जिसका नाम बेयर कैंप रोड होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि मैप ये एक्सप्लेन नहीं करता कि बेयर कैंप रोड कितनी डेंजरस है। ये रोड 9000 फीट से स्टार्ट होकर 14000 फीट एलिवेशन तक जाती है। बहुत नैरो होती है, साइड पर गहरी खाई होती है और कहीं भी रेलिंग नहीं होती। विंटर में ये रोड मेंटेनेंस भी नहीं होती। किम फैमिली को इन खतरों का कोई अंदाजा नहीं होता। साउथ की तरफ ड्राइव करते हुए वो बेयर कैंप रोड मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। ड्राइव करते वक्त कैटी सो जाती है, बच्चियां भी सो जाती हैं और बाहर स्नोफॉल शुरू हो जाती है। 1 घंटे बाद कैटी उठती है और देखती है कि स्नोफॉल इतनी ज्यादा है कि स्वीपर्स फुल ब्लास्ट पर चल रहे होते हैं, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा होता। जेम्स स्टीयरिंग पकड़कर पूरी फोकस के साथ ड्राइव कर रहा होता है। कैटी पूछती है कि क्या हम वापस मुड़ सकते हैं। जेम्स कहता है कि वो भी चाहता है, लेकिन रोड बहुत नैरो है और यहाँ से टर्न पॉसिबल नहीं। आगे चलकर सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। रोड स्लिपरी होती है, लेफ्ट साइड पर खाई होती है और गाड़ी बार बार स्लाइड कर रही है। कई जगह इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है और कभी कभी गाड़ी से उतरकर पत्थर और ट्री ब्रांचेस भी हटानी पड़ती हैं।
आखिर कैटी कहती है कि अब वो आगे नहीं जा सकते और यहीं से रिवर्स करके वापस जाना होगा। जेम्स गाड़ी रिवर्स में डालकर दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए घंटों तक धीरे धीरे रिवर्स ड्राइव करता रहता है ताकि गाड़ी खाई में न गिर जाए। आखिरकार वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वहीं डेंजरस रोड वापस ले या फिर एक वाइड रोड जो डाउन हिल्स जा रहा होता है। उन्हें लगता है कि डाउन हिल्स जाने से वेदर बेटर होगा और शायद कोई टाउन हाउस या गैस स्टेशन मिल जाए। इसी उम्मीद में जेम्स उस रोड पर मुड़ जाता है जो बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो रोड असल में एक डेड एंड लॉगिंग होता है। नॉर्मली यहाँ एक बड़ा येलो गेट होता है, लेकिन किसी ने लॉक खोल कर गेट हटा दिया होता है, इसीलिए फैमिली बिना रुके आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। रोड धीरे धीरे कच्चा होता जाता है, पोर्ट होल्स आ जाते हैं और साइड पर गहरी खाई होती है। लगभग 15 मील्स आगे जाकर उन्हें एक पॉइंट मिलता है जहां से या तो राइट मुड़ सकते हैं या सीधा जा सकते हैं, लेकिन वहां कोई साइन नहीं होता। जेम्स यहीं गाड़ी रोक देता है। दोनों को समझ आ जाता है कि वो फंस चुके हैं। फोन से हेल्प कॉल करते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता था कि सर्दियों में ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था जो उन्हें रोक सके। जैसे जैसे उनकी गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बारिश बर्फ में बदल गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइंस भी हार मान रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी गाड़ी एक गहरी बर्फ के ढेर में फंस गई। सुनसान रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा और हर गुजरते मिनट के साथ एक गिरती हुई टेम्परेचर। पहली रात उन्होंने सोचा कि शायद सुबह कोई निकल आए, लेकिन सुबह हुई तो मंजर और भी खौफनाक था। हर तरफ सिर्फ सफेद मौत बिछी हुई थी। जेम्स और कैटी ने गाड़ी का इंजन चलाया ताकि हीटर से गर्मी मिल सके, लेकिन पेट्रोल खत्म हो रहा था। तीसरी रात तक उनका फ्यूल खत्म हो गया। उन्होंने गाड़ी के टायर जला दिए ताकि कोई स्मोक देखकर उन्हें बचा ले, लेकिन ऊपर छाई हुई धुंध ने हर उम्मीद को ढांप लिया। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक एक करके दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फ्यूल और खाना भी खत्म हो रहा है। भालू गाड़ी के आसपास घूमने लगते हैं और सिचुएशन बहुत हॉरिफाइंग हो जाती है। आखिर जेम्स डिसाइड करता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरी फैमिली मर जाएगी। जेम्स सारी रात अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचता रहता है और बहुत सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेता है। जेम्स कैटी से कहता है कि उन्हें कोई वक्त पर नहीं ढूंढ सकता और हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से जाऊँ और मदद लेकर आऊँ। कैटी बड़ी मुश्किल से मानती है क्योंकि जेम्स काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। तो सुबह 7:45 जेम्स अपनी दोनों बेटियों को गले लगाता है। वो उनसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। फिर वो अपनी बीवी को लास्ट बार गले लगाता है और वो मुड़ता है और पैदल चलना शुरू कर देता है। उसी वक्त किम फैमिली इस बात से बेखबर थी कि सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स उन्हें बेर कैंप रोड पर ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद संडे 3 दिसंबर को इस फैमिली को फंसे हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था। एक हेलीकॉप्टर पायलट जो इस सर्च मिशन का हिस्सा था बेर कैंप रोड के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। उसे नीचे बर्फ में फुटप्रिंट्स, पाँव के निशान नजर आते हैं। वो उनका पीछा करता है। इवेंचुअली वो निशान दरख्तों के नीचे जाकर गायब हो जाते हैं। उसे मजीद फुटप्रिंट नजर नहीं आते और उसके पास फ्यूल भी कम होता है। तो वो फैसला करता है, चलो इन निशानात को बैक ट्रैक करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। वो काफी देर तक उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता रहता है। फाइनली खुली जगह में पहुंचता है और वहाँ बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी होती है जिसके साथ कैटी और अपना अम्ब्रेला हिला रही होती है। पायलट को फौरन समझ आ जाता है कि उसे क्या मिला है। अब क्योंकि उसके पास लैंड करने के लिए फ्यूल नहीं था, वो उन्हें उठाने की बजाय गाड़ी के बहुत करीब से गुजरता है। वो कैटी के साथ आई कांटेक्ट करता है ताकि उसे यकीन दिला सके, हाँ मैंने देख लिया है, हम मदद लेकर आ रहे हैं। वो मैप पर लोकेशन मार्क करता है और वापस हेडक्वार्टर्स चला जाता है। कुछ ही देर बाद एक और हेलीकॉप्टर आता है और उस क्लेलिंग में लैंड करता है। जैसे ही पायलट हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है, वो दिखता है कि कैटी अपनी दोनों बेटियों के साथ उसकी तरफ भागी आ रही है। वो ठीक हालत में लग रही है। कैटी खुशी के आंसू रोने लगती है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, क्या तुम यहाँ मेरे शोर की वजह से हो? क्या जेम्स ने तुम्हें बताया कि हम यहाँ हैं? पायलट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कैटी समझ जाती है। वो उसे बताती है, 2 दिन पहले मेयर शोर पास के टाउन कैलाइस से मदद लेने गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। इस पॉइंट तक पायलट को भी सारा मामला समझ आ जाता है। वो नजरें फेर लेता है और कहता है, नहीं, हमें जेम्स अभी तक नहीं मिला। कैटी शौक में चली जाती है।
जब उसे और उसकी बेटियों को हेलीकॉप्टर्स में बिठाया जा रहा होता है, वो रोने लगती है। उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो पूरी तरह रिकवर हो जाती हैं। सेम टाइम पर सर्च मिशन का फोकस अब उस एरिया पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहां गाड़ी मिली थी। प्रोफेशनल ट्रैकर्स को जेम्स का सुराग लगाने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें फौरन उसके निशान मिल जाते हैं और वो पीछा शुरू कर देते हैं। जेम्स ने जब अपनी फैमिली के लिए मदद ढूंढने निकलने का फैसला किया तो ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसे उन्होंने जंगलों में अकेला छोड़ा था और उसे यह भी पता नहीं था कि क्या वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल भी सकेगा या नहीं। जब वो वहाँ से निकलता है, वो 3 माइल उसी रास्ते पर वापस जाता है जहाँ से वो आए थे। अब बजाय इसके कि वो ग्लेस की डायरेक्शन में रोड पर चलता रहता, वो ऑफ रोड हो जाता है और एक क्लिफ की तरफ निकल जाता है जहाँ एक नदी बहती है। ये माना जाता है कि रोड से देखकर उसे लगता होगा कि ये रास्ता ग्लेस तक जल्दी पहुंचा देगा। खैर, वो उस रिवर की तरफ चलता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो रास्ते में कागज और कपड़े के टुकड़े फेंकता जाता है, इस उम्मीद में कि अगर वापस आना पड़ा तो वो अपनी फैमिली तक किसी निशानात की वजह से वापस आएगा। वो उस रिवर के साथ साथ कई माइल्स तक नीचे जाता रहता है। 2 घंटे बाद जब वो ग्लेस नहीं पहुंचता तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो रास्ता गलत है। वो वापस नहीं मुड़ा, इसकी जगह वो आगे बढ़ता रहा, ये सोचकर कि वो अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद है। इस सफर में वो नदी क्रॉस करता है, पहाड़ियां चढ़ता है, उतरता है। ये बहुत अजीब और खतरनाक रास्ता था। उसने स्नीकर्स, जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। ना खाना था, ना पानी। वो बस चलता रहा जब तक रात हो गई। उसने तकरीबन 10 मील का सफर कर लिया था। फिर वो लेट गया और सो गया। ये रात उसके लिए इंतहाई खौफनाक होगी, ये जानते हुए कि उनकी फैमिली जंगल में अकेली है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे था और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, मगर वो रात सरवाइव कर गया। अगले दिन सैटरडे को वो उठता है और फिर चलना शुरू कर देता है। वो फिजिकली बिल्कुल टूट चुका था, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। सारा दिन वो ठंडी स्ट्रीम्स क्रॉस करता था और पहाड़ियां चढ़ता रहा। नदी के पास एक गहरी खाई में पहुंचा जहां वो घुटनों के बल गिरा और मर गया। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए चलता रहा और हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जेम्स ने तो अपनी फैमिली की खातिर खुद को कुर्बान किया था, लेकिन एक बंदा ऐसा था जो गया तो सिर्फ फिक्सिंग के लिए था, लेकिन उसके साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लाजमी देखें। तो मिलते हैं फिर इसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।